बच्चे लोग, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो टॉपिक्स को, वो टॉपिक में मेंशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले, वेरी ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे लोग या कुछ स्कूल अभी भी ज्वाइन करने में अभी डिले कर रहे हैं। तो तब तक हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग लास्ट क्लास का कुछ पॉइंट्स में बच्चों ने डाउट्स रेज किया था, उसे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। और मेन वाइल आप लोगों को कोई इश्यू हुआ है तो उसे चैट बॉक्स में शेयर करना लास्ट क्लास में। तो जो 5-6 मिनट का टाइम हमारे पास है, उसमें जो डाउट्स होंगे उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने रेज किया था। तो लास्ट क्लास में जो फेज चेंज होते हैं मैटर में, मैटर में जो फेज चेंज होता है तो उसमें उसमें लिक्विड से अगर सॉलिड जाते हैं तो उसको उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। लिक्विड से सॉलिड, तो जब लिक्विड से आप सॉलिड मूव करते हो तो इसके लिए आप दो वर्ड यूज कर सकते हो। आइदर फ्रीजिंग, या फिर इसको आप बोल सकते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, दोनों वर्ड इक्वली गुड है, कोई दोनों चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो लिक्विड से सॉलिड मूव करने में जो फेज चेंज होता है उसको आप फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने एक वर्ड यूज किया था, ट्रिपल पॉइंट। अब जो ट्रिपल पॉइंट वर्ड है हम लोग आगे एडवांस क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें एडवांस कॉन्सेप्ट चाहिए। तो आज के क्लास में जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जो ट्रिपल पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्यूचर में आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बॉदर नहीं करना है, बस दिमाग में लेकर चलना है कि ट्रिपल पॉइंट कुछ होता है। ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके हैं चैट में। थोड़ा सा और टाइम देते हैं उनको ज्वाइन करने का, जो बचे हुए लोग हैं, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल आप लोगों को बच्चों कुछ भी इशू है तो आप अपने डाउट्स को अपने मेंटर्स को बताएंगे, मेंटर्स चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और कुछ रूल्स है जो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, कि जो भी हम लोग क्लास ले रहे हैं उसका बेटर आउटकम तभी आएगा जब चीज आप अटेंटिव रहोगे, और चीजों को जो भी यहाँ बोला जा रहा है उसको अपने नोटबुक में नोट करना है। क्योंकि मैं हमेशा बोलूंगा कि सबसे बेस्ट या सबसे बेस्ट थिंग जो होता है स्टडी का, रिवीजन। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो जस्ट क्या होगा, आप क्लास आओगे चीजों को भूलते जाओगे, तो चीजें सेट नहीं करेंगी आपके दिमाग में। तो चीजों को सेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप रिवाइज करो। और रिवाइज आप तभी कर पाओगे जब क्लास में अटेंटिव होकर आप चीजों को सुनोगे और नोट डाउन करोगे। तो चीजों को सुनते सुनते नोट डाउन करना, नोट करते करते आपको नोट डाउन भी करना है चीजों को। तो ठीक है बच्चों लोग, मैक्सिमम लोग आप लोग ज्वाइन कर चुके हो, तो मैं बता चुका हूँ आपको नोट करना है। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आपको जो भी इश्यू होगा उसे मैं पॉज देके मैं आपसे पूछूंगा। आपको जो भी इश्यू हो रहा होगा आप चैट बॉक्स में अपने मेंटर को बोलना, वो टाइप कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आपको उसको रेक्टिफाई कर देंगे। और दोबारा अगर समझाने का नीड होगा तो हम लोग उसको समझाएंगे।
बच्चों लोग अपने साइड से कंफर्म करेंगे कि वॉइस ऑडिबल है नहीं अभी आप लोगों को मेरा। कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, उससे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आई थिंक अभी वॉइस ऑडिबल होगा। बच्चों लोग अपने एंड से कंफर्म करेंगे एक बार कि वॉइस ऑडिबल है नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। ठीक है, तो ध्यान रखो बच्चों लोग, आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पे आने वाला है। ध्यान देना, आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें जो भी एलिमेंट्स होगा उसका कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगा उस कंपाउंड में, इसको सीखेंगे पहले। देन हम लोग सीखेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशन। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। और जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 11th के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ये आपके जेई और नीट एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आपको ध्यान से सुनना है, जो भी क्वेश्चन क्लास में करवाया जाए या जो बोला जाए करना उसमें पार्टिसिपेट करना है। क्वेश्चन बने नहीं बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप पार्टिसिपेट करो। जब पार्टिसिपेट करना आप स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन इन द फ्यूचर आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे की पॉइंट जो रहेगा, आपको पार्टिसिपेट करना है। क्वेश्चन बने नहीं बने इशू नहीं है, आपको अपना पूरा दिमाग लगा देना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कि जो भी कॉन्सेप्ट यूज जो होने वाला है क्वेश्चन में, आपको मैं बता दूंगा, उसके बाद ही बोलूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जो फर्स्ट हम लोग सीखेंगे अबाउट परसेंट कंपोजिशन, देन हम लोग मूव करेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मूव करने वाले हैं। तो बच्चों लोग अपना जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है, ध्यान देंगे, स्टार्ट करना परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन जो है उसमें सबसे पहले जो बच्चों लोग हम लोग जानेंगे एलिमेंट्स के बारे में, यानी जो सिंबल होता है ना एटम का, एटम का सिंबल में अलग अलग जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका मतलब क्या होता है पहले आपको सिखाते हैं। तो ये आपको आई थिंक पता होगा, हम लोग बस उसको रिकैप कर रहे हैं आपके लिए। तो ध्यान देना, आपको पता है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो एटम का का स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है। तो आपको पता है कि एटम में एक छोटा सा स्पेस होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस है, छोटा सा स्पेस, उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होगा। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है थोड़ा बड़ा आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। मतलब अगर आप मान लो कि एटम एटम का साइज अगर एक फुटबॉल ग्राउंड के इतना है, तो न्यूक्लियस का जो साइज होगा छोटा सा क्रिकेट बॉल की तरह होगा, मतलब बहुत सा छोटा होगा। यानी न्यूक्लियस एटम के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल साइज का होता है, ये आप लोग जानते हो, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ। बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में न्यूक्लियस का साइज थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, बट ये आपको दिमाग सेट करना है कि न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा मैंने यहाँ दिखाया है। एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस बहुत छोटा है होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, और बाहर सेल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स अपने क्लाउड के फॉर्म में क्या होता है घूम रहे होते हैं। ठीक है, अब किसी एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसमें यहाँ पे आपके सामने एक्स एक सिंबल की तरफ दिखाया हुआ है। इस एक्स के ऊपर में एक ए होता है जिसको हम बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, मास नंबर। और बॉटम में एक जेड होता है जिसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। तो आपके एटम में, एटम का सिंबल में दो टर्म जो नॉर्मली यूज किया जाता है कि ए मास नंबर और एक जेड एटॉमिक नंबर। तो ध्यान देना, जो मास नंबर होता है वो किसको बोला गया है, तो मास नंबर बेसिकली बोला गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम को। तो मास नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको सम को बोला गया है मास नंबर। ठीक है। जो जेड एटॉमिक नंबर है किसको बोला था बच्चों लोग, तो ध्यान देना, जो जेड एटॉमिक नंबर है ये बोला गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये आप लोग जूनियर क्लासेस में सीख चुके हो, बस मैं रिकैप कर रहा हूँ। रिकैप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो अभी इस पे कुछ क्वेश्चन देंगे। बेसिकली आपको कुछ एलिमेंट का सिंबल देंगे, उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों बताएंगे आपको हम। ठीक है। और आपसे पूछेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा, इसमें काउंट करना है। अब ध्यान देना, एटम एटम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर एटम न्यूट्रल है तो आपको पता है कि एटम में दो चार्ज होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज होता है नेगेटिव, और एक होता है प्रोटॉन जिसका चार्ज क्या होता है बच्चों लोग, पॉजिटिव। तो एटम जब न्यूट्रल होगा तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही चार्ज नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में क्या होगा, इक्वल होंगे। यानी पॉजिटिव चार्ज कौन सा है बच्चों लोग, प्रोटॉन का। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही एलिमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जेड जो होता है, जेड को डिफाइन किया गया था नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। अब चूंकि आपका जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल होता है, अब न्यूट्रल है तो उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा। इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं, एज्यूमिंग कि अभी आपके एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं है। तो जब एलिमेंट न्यूट्रल होगा उस केस में जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। अब ध्यान देना, इस इंफॉर्मेशन से इस इंफॉर्मेशन से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और देखते हैं कि आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आप जो भी आंसर होगे अपने चैट बॉक्स में लिखोगे, या फिर जो आपके सामने मेंटर या मेरे कलीग या रिस्पेक्टेड टीचर प्रेजेंट होंगे उनको आंसर बताओगे, वो आपके बिहाफ पे आंसर्स को चैट बॉक्स में लिखेंगे। तो इससे पता चलेगा कि आप लोग का फंडामेंटल क्लियरिटी कितना अच्छा है। अब ध्यान देंगे। तो सबसे पहला पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपको काउंट करना है, आपको चलो काउंट करना है। हाँ, तो आप लोग बच्चों लोग काउंट करोगे प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब काउंट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब आपका एक एलिमेंट में लिख रहा हूं फॉस्फोरस, उसका सिंबल मैं लिख रहा हूं कि नीचे 15 है और ऊपर 31 है। ठीक। एक सिंबल मैं लिख रहा हूं आपके लिए सोडियम, सोडियम में क्या होगा, नीचे 11 होगा, यहाँ 23 होता है। ठीक है। और एक सिंबल मैं लिख रहा हूं आपके लिए यूरेनियम, ये 92 होता है, यहाँ पे 238 होता है। ठीक है। तो बच्चों लोग फटाफट बताएंगे आप लोगों को इन सारे एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो बच्चों लोग इसका आंसर फटाफट करेंगे आप लोग। आंसर्स में आना चालू हो चुके हैं। आप लोग ट्राई करना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों तीनों बताओगे, तीनों बताओगे आप लोग। नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते बच्चे लोग।
प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से इक्वल होता है विद कंडीशन कि अगर आपका एलिमेंट न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो एटम होता है न्यूट्रल होता है, उस केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होता है। कभी कभी न्यूट्रॉन इक्वल होगा भी, कभी कभी नहीं भी होता है। तो ये बोलना सही नहीं है कि आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होंगे। ठीक है, तो बच्चों लोगों ने अपने ने फास्फोरस का आंसर सही बोल दिया है। फटाफट मुझे कोई बताओगे यूरेनियम में कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे? सोडियम का भी आंसर अपने पास आ चुका है। मुझे बस चाहिए यूरेनियम का आंसर। यूरेनियम का आंसर आप लोग निकाल पा रहे कि नहीं, बस मुझे देखना है। सिंपल है यार, आपको सिंबल्स पता है, आपको जेड निकालना है। आपको जेड का मतलब प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और जेड को माइनस करना मास नंबर से। ठीक है, तो मास नंबर से अगर माइनस करोगे तो आपको नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा? आपको नंबर ऑफ उसमें न्यूट्रॉन मिल जाएगा। न्यूट्रॉन का नंबर बताएंगे यूरेनियम के केस में। बच्चों लोग मैक्सिमम लोग का आंसर सही आ रहा है, तो ध्यान देंगे। न्यूट्रॉन वाले केस में कुछ लोग का इश्यू हो रहा है, तो एक बार देखते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ध्यान देना, मैं डिस्कस करता हूँ यूरेनियम को। बाकी तो आप लोग बना के दिखा चुके हैं, बाकी सारा आंसर सही आ रहा है। तो यूरेनियम में ध्यान देना, ये जो सिंबल है ये किसके लिए? जेड के लिए है। जेड मतलब ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा अपने पास बच्चों लोग यूरेनियम में? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यूरेनियम में जो होने वाला है, ये होगा 92। और चूंकि आपका एट अपने पास हो जाएगा बच्चों लोग कितना? 92। अब ध्यान देना पे, आपका जो मास नंबर कितना दिया हुआ है? जो मास नंबर है 238 है। तो मास नंबर 238 है, तो मास नंबर होता क्या है? तो मास नंबर बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होगा 238। ठीक है, और ये होता क्या है? न्यूट्रॉन, इसको हम कैपिटल एन बोल दे रहे हैं। और कैपिटल पी का मतलब यहाँ प्रोटॉन है बेसिकली। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हम एक सिंबल यूज कर रहे हैं कैपिटल एन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं कैपिटल पी। इसका सम क्या है? 238। और आपको पता है कि कैपिटल पी हम कितना निकाल चुके हैं अभी तक? तो कैपिटल पी 92 है, ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो 92 को यहाँ पे लिख दे। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या करोगे आप लोग बच्चों लोग? तो 238 में से आपको 92 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना पेन लैग कर रहा है, तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ। इक्वल टू क्या होगा? 238 होगा, 238। अब हमको न्यूट्रॉन चाहिए, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बच्चों लोग? तो 238 में से आपको माइनस करना है कितना? 92। ये कितना आ जाएगा बच्चों लोग? ये आ जाएगा आपका पास आ जाएगा 146। ठीक है, तो यूरेनियम का आंसर आपको सिंपल पता होना चाहिए था। आपको सिंबल में सारा चीज दिया हुआ है। प्रोटॉन नंबर 92 होगा, यूरेनियम न्यूट्रल न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 92 होगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना, जो होगा 146। ठीक है, तो बच्चों लोग नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में। तो अपना अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें उसमें हम लोग को सीखना है परसेंटेज एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमको किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उसका परसेंटेज कंपोजिशन, उसका
परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे फाइंड करते हैं ये हमको सीखना है। तो ये टॉपिक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपको टॉपिक बहुत इजीली समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसमें। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? और बाकी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे और अपना आंसर बताओगे, और मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा अपने एंड से कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। बच्चों लोग, किसी लोग ऑडियो में इशू और बता रहे हैं, एक बार अपने एंड से बताएंगे ऑडियो ठीक है कि नहीं, आप लोग को ऑडियो क्लियर है? बच्चों लोग एक बार कंफर्म करेंगे अपने end से। ओके। कहीं पे अगर ऑडियो क्लियर नहीं है तो वहां पे बेसिकली हो सकता है आपके एंड पे नेटवर्क का इशू होगा। ओके, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन बच्चों लोग। तो ध्यान देना। तो आपके पास एक कंपाउंड दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है वो पहले आप देखो। तो पहले आपको एलिमेंट को पहचानने आना चाहिए। तो इस कंपाउंड में एक एलिमेंट कैल्शियम है, एक एलिमेंट क्या है बच्चों लोग, कार्बन है। कैल्शियम का नंबर एक था, कार्बन एक था, और एक एलिमेंट क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है ये पता होना चाहिए आपको। तो इस कैल्शियम कार्बन में ऑक्सीजन का नंबर 3 है, ठीक। तो अब आपको पता करना है कि इस कैल्शियम कार्बन में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज कंपोजिशन जो है, बाय वेट निकालना है हमको। तो सबसे पहले आप लोग को इन एलिमेंट का मास पता होना चाहिए। तो मुझे, आप लोग को एटलीस्ट 20 तक तो मास पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का मास कितना होता है बच्चों लोग? तो कैल्शियम का मास होता है 40। तो कैल्शियम का मास होता है बच्चों लोग 40। कार्बन का मास कितना होता है बच्चों लोग? तो मैं लिख दे रहा हूं, अगर आपको याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, या 40 आप याद कर लेना, 40। कार्बन का मास कितना होता है बच्चों लोग? 12 होता है। और जो ऑक्सीजन है, उसका मास कितना होता है बच्चों लोग? 16 होता है। तो सबसे पहले आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना है, यानी उसका टोटल मास कितना होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना है? एक कैल्शियम है। कार्बन कितना है बच्चों लोग? एक कार्बन है, तो उसका मास कितना होगा? 12 होगा। प्लस आपके पास कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन होंगे, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो 3 का मास कितना होगा चलो? तो 3 × 16 कर लेंगे। अब इसको आप एड अप करो। बेसिकली हम लोग को करना क्या है कि आपको पहले कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास को निकाल लेना है। तो वही मैं निकाल रहा हूँ कि सारे एलिमेंट का मास को ऐड करते जाएंगे तो मास निकल जाएगा कंपाउंड का। ये मास कितना हो जाए बच्चों लोग? तो ये हो जाएगा 100। यानी टोटल जो मोलर मास है कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम है। अब ध्यान देना। तो पहला स्टेप क्या करना है आपको? कंपाउंड का मोलर मास निकालना है। सेकंड स्टेप क्या करना है? आपको पहचानना है कि आपके कंपाउंड में एलिमेंट कौन कौन सा है। तो एलिमेंट ध्यान देना, कैल्शियम है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। अब इनका मास का कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो ध्यान देना, आपके कंपाउंड में कैल्शियम कितना है? एक है। तो इसका वेट कितना होगा कंपाउंड में? तो एक कैल्शियम का मास कितना होगा? 40। कार्बन कितना है आपके कंपाउंड में? एक है, तो कार्बन का वेट कितना होगा कंपाउंड में? 12 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन आपका 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बच्चों लोग? तो एक का होता है 16, तो 3 का कितना होगा? 3 × 16, जो कि होता है 48। ये हो जाएगा 48। ये हो जाएगा इंडिविजुअल एलिमेंट का जो वेट का कंट्रीब्यूशन है कंपाउंड में, हम लोग लिख लिए। अगले स्टेप में हमको क्या निकालना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज बहुत सिंपल है। कैसे निकालेंगे हम लोग परसेंटेज? जो कंपोजिशन होगा, तो जो भी एलिमेंट का वेट है उसको डिवाइड करेंगे टोटल कंपाउंड के वेट से। तो कंपाउंड का वेट यहाँ पे कितना निकला बच्चों लोग? 100। तो इससे 100 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 40 कैल्शियम का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट 100। क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 100 से। तो कैल्शियम का परसेंट कितना आ जाएगा? तो 100 कैंसिल करेगा, तो ये हो जाएगा 40%। यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंटेज कितना होगा? 40 होगा, ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कार्बन का, तो कार्बन का परसेंट कैसे निकालेंगे? तो कार्बन का जो वेट कंट्रीब्यूशन है वो देखो कितना है। तो कार्बन का वेट कंट्रीब्यूशन कितना बच्चों लोग? 12। 12 को डिवाइड करो किससे बच्चों लोग? टोटल मास से। किसके मास से?
आपके कंपाउंड यहाँ पे है कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। उसका मास कितना होता है? 100। तो टोटल वेट हो गया 100 इंटू 100, ताकि परसेंट में चेंज हो जाए। तो कार्बन का परसेंट कितना हो जाएगा चलो? हो जाएगा 12%। नहीं ध्यान देंगे आप लोग? हम लोग को निकालना है ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो ऑक्सीजन का वेट कितना होता है चलो? 48। टोटल वेट कितना हो कंपाउंड का? 100 इंटू 100। ये हो जाएगा आपका परसेंटेज। तो 100 कैंसिल कर देना। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन का परसेंट कितना हो जाएगा बच्चे लोग? ये हो जाएगा 48%। सेम तरीके से क्या करना? तो ये था पहला अप्रोच। इसमें कोई इशू है तो बताएंगे, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा आपको। अगर कोई इशू नहीं है तो आप लोग जो है बाकी कंपाउंड्स का निकालेंगे आंसर। ठीक है? तो आप लोग क्या करो ना बच्चों लोग, आप लोग पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो। मीथेन का निकालो आंसर। ठीक है? मीथेन यानी CH4 में जो भी एलिमेंट मौजूद है उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताएंगे। आंसर जल्दी आना चाहिए बच्चों लोग, फटाफट। मीथेन में मीथेन में जो एलिमेंट है, एलिमेंट कौन कौन सा बच्चों लोग? कार्बन, हाइड्रोजन। उसका परसेंट निकालेंगे फटाफट। अभी हम लोग बेसिक लेवल से मूव करें एडवांस लेवल पे, तो फटाफट आंसर देंगे ताकि हम लोग आगे मूव कर सके। आप लोग को परसेंटेज बताना बच्चों लोग, आप लोग को परसेंटेज बताना है। Recording stopped. Recording in progress. तो बीच में शायद नेटवर्क नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा। मैं हम लोग दोबारा रिकनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है? तो बच्चों लोग आप लोग को बताना है CH4 का कॉम्पोजिशन। आप लोग का आंसर सही आ रहा है अपने पास। CH4 के बाद आप लोग चलो सॉल्व करोगे। आप लोग ग्लूकोज वाले को सॉल्व करो फटाफट। ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला कितना होता है बच्चों लोग? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो CH4 मीथेन का आंसर आपका सही आ चुका है। मीथेन में क्या होगा बच्चों लोग? CH4 में आपका इसका मास कितना होगा? तो कार्बन का 12 और H का 1 होता है, तो आपके पास 4H होगा। तो 4 × 1 कर सकते हैं हम लोग। तो मीथेन का मोलर मास कितना होगा? चलो 16 होगा। इसमें जो कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो कार्बन एक है, उसका मास कितना होगा? 12। और हाइड्रोजन जो होगा वो 4 होगा, तो इसका मास कितना होगा? 4 ग्राम। अब परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे? कार्बन में का मास 12, टोटल मास 16 इंटू 100 कर देना है। ये हो जाएगा 75%। एच का परसेंट कैसे निकालेंगे? तो 4/16 इंटू 100, यानी हो जाएगा ये। कैंसिल करो। ये हो जाएगा, कैंसिल करने पे 25% आ जाएगा। आप लोग बच्चों फटाफट ग्लूकोज का निकालो। ग्लूकोज का निकलेगा तो हम लोग आगे मूव कर जाएंगे फटाफट। तो ग्लूकोज में जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उसका परसेंट कंपोजिशन निकाल के आप बताएंगे फटाफट बच्चों लोग। ग्लूकोज वाले आंसर को बताना है बच्चों लोग। आई थिंक मेरा वॉइस ऑडिबल है, एक बार बच्चों लोग कंफर्म।
करा अपने इन पे बच्चों लोग, वॉइस क्लियर है कि नहीं मेरा वॉइस आप लोगों के पास? हाँ, ग्लूकोज का आंसर जो भी मिल रहा है मुझे सही मिल रहा है, तो बच्चों लोग आप लोग ग्लूकोज ग्लूकोज का जो आंसर जो पोस्ट कर रहे हो सारे लोग सही पोस्ट कर रहे हो। एक बार बच्चों लोग कंफर्म करना वॉइस क्लियर है नहीं क्लियर है, ताकि बाकी लोग को पता चले कि वॉइस जो क्लियर अगर है तो कुछ हमारे एंड से ही प्रॉब्लम होता है, कुछ आपके एंड से ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर काफी लोग को सही सुनाई दे रहा है तो आपके एंड से कुछ इश्यू हो सकता है। मैं एक बार अपने माइक का वॉल्यूम को मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑल इज ओके। तो ग्लूकोज का आंसर हमारे पास आ चुका है। तो जो बच्चे लोग, ग्लूकोज का आंसर बहुत सिंपल है, आप सेम तरीके से अप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग का बोलना है कि ग्लूकोज के परसेंट का सम 99.99 आ रहा है, तो बेसिकली उसमें क्या है कि आप लोग उसको राउंड ऑफ कर दिए हो, वो आंसर सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी वॉइस क्लियर नहीं होने का रीजन आपके इन पे नेटवर्क का इश्यू भी हो सकता है। तो अगर अगर वॉइस का इशू हमारे इन से रहेगा तो सारे लोग को इशू होगा। तो कुछ लोग को और सिर्फ इशू हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके नेटवर्क में भी इशू में भी हो सकता है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बाकी लोग को वॉइस मेरा क्लियरली ऑडिबल है, कुछ लोग को ऑडिबल का इशू हो रहा है। तो एक बार नेटवर्क इशू एक बार आप लोग चेक करेंगे काइंडली, ध्यान देना। ग्लूकोज का ऑप्शन उसको उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आपके पास बच्चों लोग? ग्लूकोज है C6H12O6। अब इस ग्लूकोज में ध्यान देना, आपका क्या क्या है, आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन कितना है? 6 कार्बन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज का मोलर मास निकालते हैं, कैसे निकलेगा? तो कार्बन का मास 12 इंटू उसका नंबर 6 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 होता है, नंबर कितना 12 है, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 और उसका नंबर कितना है 6 है। तो ये हो जाएगा टोटल मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। आप इसको निकालोगे तो कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 72 कार्बन होगा, प्लस 12 होगा हाइड्रोजन, प्लस 96 होगा ऑक्सीजन। सारे का सम कितना होगा बच्चों लोग? ये होगा 180। ये हो गया ग्लूकोज का मोलर मास। अब ध्यान देना, ग्लूकोज में कार्बन जो कार्बन है उसका कंट्रीब्यूशन कितना गया था बच्चों लोग? 72 आया था वेट का कंट्रीब्यूशन। एच का कितना आया था बच्चों लोग? तो एच का आ गया था आपके पास 12। और ओ का मास कितना है तो बच्चों लोग? 96। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज सिंपली क्या करना है आपको, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे टोटल मोलर मास इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो 12/180 इंटू 100 और 96/180 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देंगे, अगर सॉल्व करते इसको आपको, तो यहाँ पे इस रेशो को कैंसिल करना आप लोग को। तो यहाँ पे 12, जो 72 है वो कटेगा कितने बार में? 12 से काट सकते हो इसको, तो 6 बार में कटेगा। ठीक है, और नीचे कितने बार में कटेगा बच्चों लोग? तो इसको आप आई थिंक 12 से काटो तो 15 बार में कट जाएगा ये। फिर ये 3 से कटेगा 2 बार में और ये 5 बार में। और 5 से 100 को काट सकते हो 20 बार में। यानी 20 into 2 कितना होगा? ये हो जाएगा 40%। क्या हो जाएगा? 40%। तो कार्बन का हो जाएगा 40%। ठीक, एच का देखोगे तो ये 12 और एक कटेगा 15 बार में, तो यानी ये हो जाएगा 100/15। और इसका जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 6.66 आएगा। इसको आप राउंड अप कर सकते हो नियरली इक्वल टू 6.67। ठीक है, तो राउंड अप बहुत लोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो राउंड अप करना बहुत जरूरी है। और इसका जो रेशियो निकालोगे ये आ जाएगा आपके पास 50
सो कैंसिल करो तो आपको दिखेगा ये हो जाएगा 53.33 के लमसम में आएगा ये। सारे को आप सम करोगे ना तो सारे को सम करने पे आपका 100 आ जाएगा। तो किसी का आंसर 99.99 आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि आप इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहे थे, मतलब इसको नियरेस्ट आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो आपका सम 100 आपको दिख जाएगा। ठीक है। हम्म। तो बस चलो ये रहा अपना जो टॉपिक था, एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना है। हम लोग इंपिरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको बोलेंगे, और दोनों में रिलेशन क्या होता है, और हम लोग के पास जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के डेटा को देख करके हम कैसे इंपिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान देंगे। तो अपना जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग को अपने पूरा फोकस अपने आपका जो है क्लास में स्लाइड्स पे होना है। ठीक है। तो ध्यान देना। अगला टॉपिक अपना है इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ध्यान देंगे। सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, इसका आपको आपको रिलेशन बताते हैं। ठीक है। तो इंपिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आखिर डिफरेंस क्या होता है पहले आप समझो। तो आपके हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस आपको बताया गया है। तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक स्लाइड है। ठीक है। इस स्लाइड में लेफ्ट कॉलम में क्या है, यहाँ जो लेफ्ट साइड में जो आपका कॉलम बना हुआ है ना, जिसको मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, इसमें कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, और जो राइट मोस्ट कॉलम है उसमें उसका इंपिरिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ध्यान देंगे, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे जाते हैं, तो ध्यान सुनना। अगर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से कुछ कॉमन बाहर निकल सकता है तो उसको बाहर निकालो। जैसे CH4 में से मुझे कुछ भी कॉमन बाहर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कॉमन कितना निकालेंगे बाहर बच्चे लोग, 1 निकालेंगे। इसमें से कॉमन कुछ बाहर नहीं है, C के पास 1 है, H के पास 4 है, तो कॉमन क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। इसको बाहर निकालने के बाद क्या बच रहा है, तो बच रहा CH4 बच रहा है, तो यही होगा इंपिरिकल फॉर्मूला। यानी अगर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से कुछ कॉमन बाहर निकल सकता है तो बाहर निकालो, और जो बचेगा उसी को बोला गया है इंपिरिकल फॉर्मूला। तो ध्यान देंगे, CH4 में से कॉमन 1 ही निकलेगा, 1 के बाद क्या होगा, बचेगा CH4, यही होगा आपका इंपिरिकल फॉर्मूला। अगला कंपाउंड लिया होगा आपके पास C2H6, बेसिकली ये इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसमें से देखना, कार्बन के पास कितना कोफिशिएंट है, 2 है, और H के पास कितना, 6 है। तो उसमें से कॉमन बाहर क्या निकल सकता है, तो आप निकाल सकते हो 2 को। तो 2 को जब बाहर निकालो कॉमन, तो 2 बाहर निकलेगा, तो C के पास क्या बचेगा, C के पास 1 बचेगा, और H के पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो कॉमन को जब बाहर निकाल दोगे तो जो बचेगा होता है इंपिरिकल फॉर्मूला, यानी C2H6 का आपका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों लोग, ये हो जाएगा CH3। ठीक है। नेक्स्ट जो नीचे में दिया हुआ है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लोग, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6, उसमें कॉमन नंबर कौन सा बाहर निकलेगा, तो कॉमन निकलने वाला यहाँ पे 6। ठीक है। कॉमन क्या निकलेगा बच्चों लोग, ये निकलेगा 6 कॉमन निकलेगा। तो 6 कॉमन निकालो मतलब C के पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। H के पास 12 था, 12 में से आप 6 बाहर निकाल लिए तो बचा क्या, बचेगा 2 बचेगा। और O के पास क्या होगा, O के पास 6 था, उसमें से आप 6 बाहर निकालिए तो बचा क्या, बचा 1। तो ग्लूकोज का जो इंपिरिकल फॉर्मूला होगा होगा CH2O होगा, और कॉमन फैक्टर क्या बाहर निकला है, तो बाहर निकला है 6। ठीक है। वो चलो फटाफट देखना, नीचे में एक फर्दर लिखा होगा, नीचे बॉटम में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है C2H4O2, उसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा फटाफट बताएंगे आप लोग बच्चों लोग।
C2H4O2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, बताएंगे फटाफट चलो। सारे लोग का आंसर सही आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग को रिप्लाई करते रहना है और क्लास में क्या है, पार्टिसिपेट करते रहना है। इसमें से कॉमन क्या निकला हम लोग, चलो कॉमन निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। और 2 निकलने के बाद क्या होगा, सी के पास 1 आ जाएगा, एच के पास 2 आ जाएगा और और आ जाएगा, तो ये होगा C2H4O2 का इंपिरिकल फॉर्मूला। तो आप लोग को बेसिक लेवल पे मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला में डिफरेंस क्या था समझा दिया। यानी आप लोग देख रहे होगे कि जो जो भी इंपिरिकल फॉर्मूला है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक डिफरेंस होता है कॉमन फैक्टर का। तो अगर इंपिरिकल फॉर्मूला को उस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं सी एच टू ओ है, इस फॉर्मूले में अगर हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा C6H12O6। यानी सिंपली है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए और आपको इंपिरिकल फॉर्मूला दिया हो तो क्या करेंगे, सिर्फ आपको ढूंढना है कॉमन फैक्टर। अगर आपको कॉमन फैक्टर मिल गया तो आप क्या करोगे, इंपिरिकल फॉर्मूला को उस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। तो इंपिरिकल फॉर्मूला में अगर हम कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाएगा क्या, हमको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ठीक, तो बच्चों लोग हम लोग फर्दर रिलेशन में मूव करते हैं। होपफुली आपने इस स्लाइड्स को नोट कर लिया होगा। जब भी मैं क्वेश्चन बनाने दे रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आपका काम क्या होगा, जो भी स्लाइड्स में चीजें मेंशन होगी उसे नोट करते जाना है। क्योंकि नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप रिवाइज कर पाओगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस करेगा आपको कानों को खुला रख के सुनना है और आंख को खुला रख के फटाफट नोट करना है जो भी स्लाइड्स में मेंशन किया होगा। तो ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, चलो इसमें बेसिकली क्या है ना, इस स्लाइड में, हाँ ठीक है, इस स्लाइड में आप आ जाओगे तो आपके सामने पे चलो ध्यान देना, एक रिलेशन लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लिख सकते हो इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू सम कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जब भी आपको इंपिरिकल फॉर्मूला दिया हो रहा है क्वेश्चन में तो सिंपली क्या करना है, उसको आप कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी को छोटे में लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं लिख दिया हूं एमएफ। तो एमएफ मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कैसे मिलेगा, तो ईएफ, ईएफ का मतलब होता है इंपिरिकल फॉर्मूला, और इनटू ए, ए किसको हम बोल रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर को मैं ए बोल दे रहा हूँ। तो जब भी इंपिरिकल फॉर्मूला दिया रहेगा तो उसको आप कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ध्यान देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मास को बोला गया है मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो सिंपली कैसे निकलेगा, तो इंपिरिकल फॉर्मूला के इंपिरिकल फॉर्मूला के मास को बोलते हैं इंपिरिकल मास। इंपिरिकल फॉर्मूला के मास को बोलते हैं हम लोग इंपिरिकल मास। तो इंपिरिकल मास को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे कौन फैक्टर से, तो मिल जाता है मेरे को मॉलिक्यूलर मास। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपका इंपिरिकल मास दिया रहता है, आपसे पूछा जाता है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे बच्चों लोग, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग कॉमन फैक्टर से, किससे करोगे, कॉमन फैक्टर से, तो आपका मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। इंपिरिकल मास को मल्टीप्लाई किस पे करना है, कॉमन फैक्टर से। ये क्वेश्चन में आपको मेंशन क्या रहेगा, या तो आप उसको निकालोगे तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। उसी को समराइज करके लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कॉमन फैक्टर
ए इंटू इम्पिरिकल मास। फटाफट बच्चों लोग इस स्लाइड को आप लोग नोट करेंगे फास्ट, जल्दी से इसको नोट करेंगे बच्चों लोग। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करेंगे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो जो भी अभी चीज बताया जा रहा है बहुत इजी वे में समझाया जा रहा है, आपको बस नोट करते जाना है और क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बनने वाला है। एक क्यूरी है हमारे पास कि इंपिरिकल फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं केमिस्ट्री में, तो मैं इसका रिप्लाई मैं आगे दूंगा। जस्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं रिप्लाई दूंगा कि इंपिरिकल फॉर्मूला का एप्लीकेशन केमिस्ट्री में क्यों होता है। कर लिया होगा, तो जस्ट मैं आगे मूव कर रहा हूं। तो कभी कभी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कभी कभी जरूरत पड़ेगा कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो ध्यान देंगे, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि आपको निकालना पड़ सकता है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा। तो आपके गिवन क्वेश्चन में अगर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, अगर आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास और के पास एम्पिरिकल मास भी है, तो दोनों मास अगर पता होगा तो क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देना एम्पिरिकल मास से, तो मिल जाता है आपको कॉमन फैक्टर ए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, और हमको मॉलिक्यूलर निकालने का नीड होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकालोगे कैसे, तो आपको चाहिए होगा एक कॉमन फैक्टर। तो ये जो कॉमन फैक्टर है ये कैसे निकलता है, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसको डिवाइड कर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास होगा जिसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास, उस मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना आपको इंपिरिकल मास से तो मिल जाता है आपको कॉमन फैक्टर ए। ठीक, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चन है, पहले उसको सॉल्व करेंगे फिर आगे मूव करेंगे हम लोग। आप लोग को नोट करते हुए निकलना है फटाफट इन्फॉर्मेशन को। तो ध्यान बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट एक क्वेश्चन सिंपल है और मुझे पता है आप लोग इसका आंसर दे सकते हो, तो फटाफट इसका आंसर तो दो। ग्लूकोज का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको अगर कुछ लोगों को ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको बताना है ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो करेंगे क्या बच्चों लोग, हम लोग इसमें से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल देंगे, तो वही काम इसमें करना आपको। 100% बच्चों का आंसर सही आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब आपको ये समझ में आ चुका है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। तो जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल देंगे, तो जो बचा हुआ क्या होगा, अपना होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ चुका है और 100% बच्चों का आंसर सही है इसमें। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सेम इंपिरिकल फॉर्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज। इसमें से पूछा हुआ है कि आपके सामने चार कंपाउंड दिया हुआ है, अब बोला गया इसमें किस कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज के इंपिरिकल फॉर्मूला से मैच करेगा। तो क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप लोग बताओगे कि किस केस में जो है कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज के इंपिरिकल फॉर्मूला के जैसा होगा। तो बच्चों फटाफट आप आंसर बताएंगे किसका किसमें मैच करेगा।
ऐसे बच्चों का आंसर सही आ रहा है अपने पास। बच्चों ध्यान से देना, जो बच्चे गलत कर रहे हैं वो जल्दीबाजी में गलत करो। आप लोग बस आराम से फोकस करो, आंसर पक्का सही आएगा। मतलब कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली बस लैंग्वेज को ट्विस्ट किया हुआ है। आप सिंपल लॉजिक अप्लाई करो। ग्लूकोज का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इसका अगर कॉमन फैक्टर बाहर निकाल दें हम लोग, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों लोग? एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा C6CH2O होगा। ये होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखना है कि इसमें से किस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला इससे मैच करेगा। तो आपका जो ऑप्शन 4 कभी नहीं होगा कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, अब क्या करना, हर कंपाउंड का जो फॉर्मूला उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसको ऐसे लिख दे, जैसे इसमें C2 है, H4 है और O है। इसमें कौन फैक्टर कुछ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा। जो जो ऑप्शन 2 है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2H4O2। इसमें हमको हमको दिख रहा है कि इसमें से कौन फैक्टर क्या बाहर निकलने वाला है? इसका कॉमन फैक्टर 2 बाहर निकलेगा, तो 2 बाहर निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा बच्चे लोग? तो बचेगा CH2O बचेगा, जो कि इसका होगा इंपिरिकल फॉर्मूला। और ये मैच करेगा किसके साथ? ग्लूकोज के इंपिरिकल फॉर्मूला से मैच करने वाला है। ठीक है। थर्ड वाले में ध्यान देना, थर्ड वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CH4O। और इसमें से कौन फैक्टर 1 बाहर निकलेगा, तो यही होगा इसका इंपिरिकल फॉर्मूला, सेम होगा। तो अगर आप देखोगे इन सारे ऑप्शन में, तो आपका ग्लूकोज के एम्पिरिकल फॉर्मूला से कौन सा मैच करने वाला है? तो ऑप्शन 2 मैच करेगा। अच्छा, ऑप्शन 2 का नाम क्या होता है बच्चे लोग? अगर आपको याद होगा तो क्लास 10 में आप पढ़े होगे। मुझे बताओ कि ऑप्शन 2 में जो कंपाउंड है उसका नाम क्या है? आपको अगर याद है तो बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका नाम होता है बच्चे लोग एसिटिक एसिड। अगर किसी बच्चों को इसका आईपीसी नेम पता तो भी बताएंगे। आईपीसी नेम इसका क्या होता है एसिटिक एसिड का? वेरी गुड। तो इसका आईपीसी नेम क्या होता है बच्चों लोग? इसका आईपीसी नेम होता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। तो ये था, एसिटिक एसिड होगा इसका कॉमन नेम, और इसका इथेनोइक एसिड होता है इसका आईपीसी नेम होता है। ठीक है। तो होपफुली आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे हम लेवल को हम लोग अप कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग लेवल को ऐसे अप करेंगे जिस तरह आपको लेवल में जंप पता नहीं चलेगा। आप बिगिनिंग चालू होगा ऐसा कि बहुत बेसिक चालू होगा, और जब क्लास एंड होगा तो बहुत एडवांस पे खत्म होगा। मतलब इतना एडवांस पे खत्म होगा कि आप इजीली नीट और जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस टॉपिक का क्वेश्चन आज से क्लास के बाद अब जो जेई या नीट में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको आप अटेम्प्ट करोगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान दें बच्चों, मूव करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि इंपिरिकल फॉर्मूला हम किसको बोलते हैं। तो एक तो हम बता दिए आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कौन फैक्टर को बाहर निकाल दोगे तो जो बचता है उसको हम इंपिरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। इसके अलावा इंपिरिकल फॉर्मूला और कैसे हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको समझो आप ध्यान से। तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? इंपिरिकल फॉर्मूला एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है। क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता हो तो उसमें जो भी एलिमेंट्स होगा उसके नंबर को के रेशियो लोगे, उस एलिमेंट्स का नंबर का रेशियो लोगे, तो जो रेशियो का जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वही होता है आपका इंपिरिकल फॉर्मूला। तो फटाफट इस डेफिनेशन को आप नोट करेंगे फटाफट, ताकि इस डेफिनेशन को मैं समझा पाऊं मैथमेटिकली कि ये डेफिनेशन आखिर कैसे होल्ड करेगा। तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग? सिंपलेस्ट रेशियो होता है नंबर्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसको मैथमेटिकली थोड़ा मैं आपको समझाता हूं।
तो हम लोग मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। तो मान लेते हैं आपके सामने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है C2H6। अब ध्यान देना, इस C2H6 में कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों लोग? कार्बन है। कार्बन का नंबर कितना होगा? 2 होगा। और H कितना है? इसमें हाइड्रोजन 6 है। तो अगर इनके नंबर का आप रेशियो लोगे, नंबर का रेशियो लोगे, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रेशियो के मैं आपको दिखाया हूं, नंबर ऑफ कार्बन बाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो रेशियो कितना हो रहा है? तो कार्बन का नंबर 2 होगा और H का नंबर क्या है? 6 है। तो रेशियो कितना आ रहा है? 1:3। तो सिंपलेस्ट रेशियो 1:3 है, यानी कार्बन का नंबर होगा 1, H का नंबर होगा 3। तो रेशियो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? आपके इंपेरिकल रेशियो को, इंपेरिकल फॉर्मूला को करस्पॉन्ड करेगा। यानी एलिमेंट एलिमेंट के नंबर वही होता है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है। जैसे आपके पास ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज में कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन। कार्बन का नंबर कितना बच्चे लोग? तो कार्बन का नंबर होगा 6। ठीक है। H का नंबर कितना है? 12 है। और O का नंबर क्या है? 6 है। तो उसका जो रेशियो होगा तो क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो होगा 1:2:1, यानी कार्बन का नंबर 1, H का नंबर 2 और O का नंबर 1। ठीक है। तो अगर आप एक किसी भी कंपाउंड के में जो भी एलिमेंट होंगे उसके नंबर का रेशियो लोगे, नंबर का रेशियो मतलब मोल का रेशियो। ठीक है। केमिस्ट्री में जब भी हम बात करते हैं नंबर का, तो नंबर मतलब मोल। ठीक है। तो मोल भी एक नंबर होता है। तो जितना भी एलिमेंट्स का मोल होगा या नंबर होगा, उसका जब रेशियो लोगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा। जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो आपको बता देगा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो बच्चों लोग इस स्लाइड के इन्फॉर्मेशन को फटाफट नोट करेंगे, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो आप लोग। बच्चों सिंपली मैं बोल रहा हूँ, जब भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा तो क्या करना है बेसिकली, इसका यूज क्यों है? क्योंकि अभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे ए अप्रोच ज्यादा काम आएगा। तो अभी मैं आपको सिंपली मैं समझा रहा हूँ, तो आप इस प्रोसेस को समझो, क्योंकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो यही अप्रोच हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है। तो जब भी कोई कंपाउंड दिया रहेगा तो सिंपली क्या करना है, जैसे इसमें कंपाउंड का एक मोल में कार्बन का नंबर कितना होगा बच्चों लोग? तो होगा 2। ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ बच्चों लोग, आप ध्यान सुनना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से समझाऊंगा, आपको सुनना है ध्यान से। ठीक है। हमारा बेसिक लॉजिक क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा समझा रहा हूं, आपको ध्यान सुनना है। और दोबारा भी दिक्कत हो तो बोलना है, मैं दोबारा समझाऊंगा फिर। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं प्रोसेस समझाना चाह रहा हूं उसमें ये बोला गया है कि जब भी तेरे पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, आपको करना क्या है, उसमें जो भी एलिमेंट है, तो इसमें H है और C है, तो दो उनका नंबर निकाले। तो अगर मान ले इसका एक मोल दिया है, मान लेते हैं एक पार्टिकल है, उसमें कार्बन का नंबर कितना? 2, H का नंबर कितना? 6। नंबर पता कर ले और उनके नंबर का रेशियो ले ले। तो नंबर ऑफ कार्बन बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये रेशियो लिया हुआ है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना बच्चों लोग? 2 है। और H कितना है? 6 है। तो इसका रेशियो को तुम कैंसिल करके सिंपल में अगर लाओगे, सिंपल रेशियो में तो कितना होगा? 1:3। यानी कार्बन के पास 1 होगा, H के पास 3 होगा, यानी इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहेगा आपका। अब C6H12O6 ध्यान देना, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है बच्चों लोग? कार्बन है, कार्बन का नंबर कितना है? 6 है। H का नंबर कितना बच्चों लोग? H का नंबर होगा 12, O का नंबर है 6। अब क्या करेंगे, इस नंबर का रेशियो लिया गया यहाँ पे, तो नंबर ऑफ कार्बन इज टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, रेशियो लिया हुआ है। तो रेशियो क्या है? 6:12:6 आएगा। इसका सिंपल रेशियो क्या होगा? 1:2:1 आएगा। तो यानी कार्बन का नंबर 1 हो जाएगा, H का नंबर 2 हो जाएगा, O का नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला ऐसे हम लोग निकालेंगे। ये अब इस अप्रोच का यूज जस्ट अभी हम लोग आगे करने वाले हैं। तो इस अप्रोच से आपको अकाउंट होना है। यानी मैं बोल क्या रहा हूं, जब भी कोई कंपाउंड लिखा रहेगा तो आपको एलिमेंट का मोल का रेशियो लेना है, और जो रेशियो जो आएगा वही आपको इंपेरिकल फॉर्मूला दे देता है। ठीक है। अब कुछ लोगों को इंपेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन जो था उसको देखना है,
तो मैं स्लाइड को पीछे कर रहा हूँ, आप लोग फटाफट नोट करोगे। चलो टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं होता है, तो बार बार मैं रिक्वेस्ट आपका नहीं ले पाऊंगा। इस स्लाइड का इन्फॉर्मेशन को आप लोग नोट कर चुके होंगे मेरे हिसाब से, नोट कर लो फटाफट। हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा पढ़ाना है और टाइम कम होता है बच्चों लोग, तो इसलिए क्या करना है, आप लोग को फुल्ली, आपका कोऑपरेशन फुल्ली डिमांडेड है हमारे साइड से। आप जो भी इन्फॉर्मेशन बताया जाए फटाफट नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि इनफ टाइम आपको मिलता है नोट करने के लिए। तो ध्यान देंगे बच्चों लोग, मैं पीछे सारे मूव कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को पीछे का डेफिनेशन नोट करना था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने डेफिनेशन नोट नहीं किया, नोट करेंगे फास्ट। आपको, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट नोट करेंगे। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग को फटाफट नोट करो ताकि हम आगे मूव कर पाए। और अभी तक कुछ भी इशू हो रहा हो तो उसे आप मैसेज पोस्ट करते चलो, मैं मैसेज चेक कर रहा हूँ। तो जो हाँ इशू होगा, टाइम अगर परमिट करेगा तो हम उसे रिपीट भी कर देंगे, ठीक है बच्चों। इसका पीडीएफ जो भी, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उससे सारा स्लाइड से सब आपके कंसर्न टीचर के पास मौजूद होंगे, तो टीचर टीचर से आप पूछ सकते हो, उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ने अपना नोट कर लिया है, तो ध्यान देना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को फटाफट नोट करो, उसके बाद मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। तो फटाफट आप लोग इस पेज का स्टेटमेंट को नोट करोगे। अब इस पेज का स्टेटमेंट क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखा बच्चों लोग, एनी सैंपल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ एनी वेट एज। पहले आप इसको नोट करोगे तो मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बच्चों लोग, एनी सैंपल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ एनी वेट, यानी किसी भी कंपाउंड को कोई भी सैंपल हो जिसका वेट कुछ भी हो, ठीक है, इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड ओनली, इज मेड अप ऑफ molecule of that compound only, so ratio of numbers of atom in any sample of any weight, any weight will remain same and give us empirical formula। ये बेसिकली हम किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन को, उसके बारे में समझाया गया है। तो हम इस स्टेटमेंट में हमारा अप्रोच छुपा हुआ कि हम लोग कैसे अप्रोच करने वाले क्वेश्चन पे, तो फटाफट इसको नोट करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा ताकि वो आपको क्लियर हो जाए यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोला गया है वो किसके बारे में बोला गया है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट रिप्लाई करेंगे, नोट हो चुका हो तो बता देंगे आप मुझे। आप लोग का स्टेटमेंट अगर नोट हो चुका तो कंफर्म करेंगे। ठीक है, नोट हो चुका है, वेरी गुड। अब ध्यान दें यहाँ पे, इसका मतलब मैं समझाता हूं, तो मैं एक अलग से व्हाइट बोर्ड में ओपन कर रहा हूं ताकि आपको मैं बेटर वे से समझा सकूं। तो ध्यान देना, मान लेते हैं कंपाउंड हम लेते हैं बच्चों लोग, मान लेते हैं कंपाउंड लेते हैं जिसका, जिसमें एक ए और बी है, ठीक है, एक ए और बी है। तो आपके पास एक कंपाउंड है इसमें ए और बी है, और इस कंपाउंड का जो मास है उसको मान लेते हैं कि ये 10 ग्राम का है, ठीक है। तो 10 ग्राम बस मान लेते हैं। तो अब मान लेते हैं इस ए बी को अगर हम एक सैंपल लेते हैं जहां पे एक ए बी होगा, जहां पे एक ए बी होगा, तो इस सैंपल का वेट कितना होगा बच्चों लोग। तो अगर इस सैंपल का वेट कितना होगा बच्चों लोग, तो वेट होगा 10। अगर हम एक सैंपल लेते हैं जहां पे दो ए बी होगा, तो यहाँ पे एक ए बी का मास अगर 10 है, दो बी का मास कितना होगा बच्चों लोग, तो ये होगा आपका 20।
अगर हम सैंपल जो है बच्चों लोग, सैंपल में 3 AB अगर यूज करेंगे तो अब ध्यान देना, तो सैंपल 3 AB का सैंपल का वेट कितना हो बच्चों लोग, तो बच्चों लोग हुआ 30। यही सैंपल का वेट चेंज कर रहा है, सैंपल का वेट चेंज कर रहा है। अब चूंकि सैंपल बना हुआ है AB से, तो उस AB के मल्टीपल में ही सैंपल का वेट चेंज कर सकता है। तो AB के मल्टीपल में सैंपल का वेट चेंज कर रहा है। अगर मान ले तो बच्चों लोग, अगर 4 AB लेंगे तो सैंपल का वेट कितना हो जाएगा, 4 AB का वेट, तो 4 AB का वेट हो जाएगा बच्चों लोग 40। अब ध्यान देना, आपका जो सैंपल है, आपका जो सैंपल है में AB था, सैंपल के डिग्री में जो AB था, उसमें अगर आप अब अगर आप A और B के नंबर का रेशियो लो, यानी A का नंबर कितना होगा, B का नंबर कितना होगा, तो शुरू में रेशियो कितना होगा चलो, 1:1 होगा, क्योंकि AB में एक A है एक B है। ठीक है, तो अगर आप AB का एक पार्टिकल लोगे तो उसमें A और B का नंबर का रेशियो क्या होगा, 1:1। यानी इसका अगर हम इंपिरिकल फॉर्मूला लिखे तो क्या आएगा, AB आएगा। इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा चलो, AB होगा। अब ध्यान ना, अगर सैंपल 10 ग्राम का होगा, तो अगर इसमें A का नंबर कितना है, एक है, B का नंबर क्या है, एक है, तो यहां भी अगर हम AB का रेशियो लें, तो AB का रेशियो यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों लोग, 1:1 आएगा। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि सैंपल, आप इस सैंपल को देखो, आप इस सैंपल को देखो, इस सैंपल को, सेकंड सैंपल को, 20 ग्राम वाला सैंपल को, तो 20 ग्राम वाले सैंपल में A का नंबर कितना दिख रहा है बच्चों लोग, क्योंकि दो पार्टिकल इसमें है, तो A का नंबर कितना होगा, 2 होगा, और B का नंबर कितना होगा, B का नंबर भी 2 होगा। तो रेशियो फिर से कितना आ जाएगा बच्चों लोग, तो A/B का रेशियो फिर से कितना आ जाएगा, 1:1। अगर हम 30 ग्राम का सैंपल लेंगे तो उसमें क्या है, 3 पार्टिकल AB का है, तो उसमें भी अगर हम A और B का नंबर का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, तो फिर से होगा, 3A है और 3B है, तो फिर से रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। सिमिलरली अगर हम 40 ग्राम का सैंपल लेते हैं तो भी क्या होगा, इसमें 4 AB है, यानी A का नंबर कितना हो जाएगा 4, B का नंबर कितना हो जाएगा 4, रेशियो फिर से कितना आ जाएगा, 1:1। यानी आपको सिंपली ये समझाने की कोशिश किया गया था कि सैंपल का वेट कुछ भी हो, जो भी सैंपल आपको दिया जाए, उसका इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना अगर हमको होता है, तो सैंपल का वेट से मतलब नहीं है, सैंपल का वेट 2 ग्राम हो, 4 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, या 0.2 ग्राम हो, क्योंकि सैंपल बना होता सेम मॉलिक्यूल से। तो अगर हम एटम का नंबर मोल निकालेंगे उस सैंपल में, तो जो मोल का रेशियो होगा किसी भी सैंपल का सेम ही आएगा। सैंपल के वेट से कोई मतलब ही नहीं हमको है, हमको सिंपली क्या करना है, सैंपल का वेट में जितना ही मोल होगा एलिमेंट्स का निकाल लेंगे, और एलिमेंट का जो रेशियो होगा हर केस में सेम आने वाला है, यानी सैंपल का वेट कितना भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो बताएंगे, कोई दिक्कत हो तो भी बताएंगे। बच्चों लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, इंपॉर्टेंट चीज था, लाइन था, इसमें पूछ रहा हूँ, दिक्कत है दोबारा रिपीट करते हैं, नहीं दिक्कत है हम आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को क्लियर हो चुका है, कुछ लोगों को इश्यू है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को फिर से। बच्चों जिसको दिक्कत हो रहा है ध्यान सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बस ध्यान सबको सुनना है। अगर मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल ए बी है, एक मॉलिक्यूल ए बी है जिसमें एक ए है और एक बी है, ठीक है, तो अगर हम इस ए बी का मास को अगर 10 ग्राम मान लेते हैं, तो उसमें अगर हम ए का और बी का रेशियो निकालें नंबर्स का, तो कितना होगा, 1:1 होगा, 1:1 होगा। ठीक, तो 1:1 यानी इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ए बी हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, इसी पार्टिकल से मिला के हम सैंपल बना रहे हैं, तो आपके पास पहला सैंपल था जिसमें एक पार्टिकल ए बी का मैं लिया हूं, इसका मतलब इसमें सैंपल का वेट कितना हो, 10 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि आपको दिया हो तो क्वेश्चन में कि ए बी का मास कितना है, 10 ग्राम है। अगर मान लेते हैं कि ए बी का हम 20 ग्राम का सैंपल लेंगे, यानी ए बी का 2 पार्टिकल होगा सैंपल में, तो उसका ग्राम क्या हो, 20 हो जाएगा। ए बी का 3 पार्टिकल होगा सैंपल में, तो अमाउंट कितना होगा, 30 ग्राम हो जाएगा। और ए बी का 4 पार्टिकल होगा तो क्या हो जाएगा,
40 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब आप किसी भी सैंपल में रेशियो निकालो ए और बी का, तो देखो पहले सैंपल में ए एक है और बी एक है, तो रेशियो क्या है, 1:1 होगा। हम रेशियो निकालने बोल रहे हैं नंबर्स का, यानी मोल्स का। सेकेंड है ना, आपके 20 ग्राम के सैंपल में 2 ए है और 2 बी है, तो रेशियो फिर से क्या होगा, 2:2 यानी 1:1। आप थर्ड सैंपल जो 30 ग्राम का उसमें देखना, तो उसमें 3 ए है और 3 बी है, तो 3/3 का रेशियो क्या होगा, 1:1। और अगर 40 ग्राम का सैंपल है तो उसमें भी देखना, आपका ए और बी का नंबर का रेशियो कितना आ रहा है, सेम आएगा। यानी हर केस में क्या आएगा, आपका रेशियो 1:1 आएगा। और रेशियो जो 1:1 है वो क्या है, वो क्या है आपका इंपिरिकल फॉर्मूले को बता रहा है, वो आपके इंपिरिकल फॉर्मूले को बता रहा है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन जो बच्चों, डेफिनेशन से मतलब मेरे को अभी नहीं है, मेरे को मतलब है कि आपको क्वेश्चन का अप्रोच पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करने वाले हैं। तो अभी डेफिनेशन जो है उसको हम लोग बाद में सीखेंगे, और डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल रेशियो होता है। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन को अप्रोच हम लोग आगे कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे लिए अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। सिंपली आपको ये बोला गया है कि अगर मान लेते हैं कोई सैंपल है, मान लेते हैं तेरे पास सैंपल है बी A2B3 का मान लेते हैं, चलो सैंपल ही चेंज करते हैं ताकि दूसरे लोग को भी मजा आए जब आपका प्रोसेस चेंज हो। इस मान लेते हैं इस A2B3 का वेट दिया हुआ है 2, मान लेते हैं एक पार्टिकल का वेट 2 है। इसमें ध्यान देना, इसमें अगर बोलेंगे ए का नंबर और बी का नंबर का रेशियो कितना आ रहा है, तो ए का नंबर एक पार्टिकल में 2 होता है, बी का नंबर कितना होता है, 3 होता है। यानी रेशियो क्या है, 2:3 है। और ये रेशियो बता क्या रहा है, तो रेशियो बता रहा है सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो रेशियो बता रहा है आपका सिंपलेस्ट रेशियो। बात समझ में आया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर आपका जो सैंपल है उसमें अगर हम दो पार्टिकल को लें A2B3, ठीक है, तो इस सैंपल का वेट कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि A2B3 का एक पार्टिकल का वेट 2 ग्राम 2 होता है, तो दो का कितना होगा, 4 हो जाएगा। यानी सैंपल का वेट 4 हो जाएगा। इसको आसान करने के लिए 2 ग्राम बोल देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ग्राम। अगर आपके सैंपल में 3 पार्टिकल होगा तो A2B3, A2B3 और A2B3, इसका वेट कितना हो जाएगा, चलो इसका वेट हो जाएगा 6 ग्राम। इसका वेट क्या हो जाएगा, 6 ग्राम। अब देखो हर केस में आपको निकालना है ए और बी का नंबर का रेशियो। तो अगर हम 4 ग्राम का सैंपल कर लें तो उसमें ए और बी का नंबर का रेशियो कितना होगा, तो चूंकि इसमें 2 पार्टिकल है तो 2 पार्टिकल, ए का नंबर होगा 4 और बी का नंबर क्या होगा 6। लेकिन इसमें रेशियो फिर से कितना आ जाएगा, 2:3। अगर सैंपल 6 ग्राम लेंगे हम, तो 6 ग्राम में ए का नंबर कितना होगा, ए का नंबर होगा 6 और बी का नंबर होगा 9। रेशियो फिर से कितना आ जाएगा, 2:3। यानी मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आपके सैंपल के वेट से इरिस्पेक्टिव, सैंपल का वेट कुछ भी हो, आपके एलिमेंट्स के नंबर का रेशियो हमेशा सेम आएगा। और जो नंबर का रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो है वो बताएगा इंपिरिकल फॉर्मूला को, यानी हर जगह आपका रेशियो क्या आएगा, 2:3 ही आ रहा है। यानी सैंपल का कोई भी वेट हो, आप सिंपली क्या करोगे, एलिमेंट के मोल का रेशियो निकालना, वही आपको देगा इंपिरिकल रेशियो, यानी मिल जाएगा। यानी आपको इंपिरिकल फॉर्मूला मिल चुका होगा इस तरीके से। तो होपफुली अभी क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलो मूव करते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसमें इसको और एग्जांपल से समझाया हुआ है। तो ध्यान देंगे बच्चों लोग, इसको, इस सेम चीज को मैंने एक एग्जांपल लेकर समझा दिया है फिर से। आप लोग एग्जांपल को देखना, आपको बेटर तरीके से समझ फिर से आ जाएगा। तो ध्यान देना, आपके पास एक सैंपल लिया हुआ है, एक सैंपल लिया हुआ है इथेन का। सैंपल किसका लिया हुआ चलो, इथेन का। और उसमें इथेन में क्या क्या होता है चलो, तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6।
तो एक सैंपल C2H6 का है, उसमें हम सैंपल के अमाउंट को चेंज कर रहे हैं, और हर केस में हम क्या कर रहे हैं, कार्बन बाई हाइड्रोजन के नंबर का रेशियो निकाल रहे हैं। और हम दिखाएंगे कि सैंपल को हम चेंज कितना भी कर दे आएगा, और हर केस में जो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, सब में सेम ही आने वाला है। तो ध्यान देना, अगर आपके पास एक पार्टिकल होगा C2H6 का, तो कार्बन का नंबर कितना होगा, चलो 2 होगा, H का नंबर 6 होगा, तो रेशियो कितना आएगा, 2:6 बनी 1:3। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH3। अगर सैंपल में दो दो इथेन हो, तो उसमें कार्बन का नंबर कितना आएगा, 4, और H का नंबर कितना आएगा, 12। रेशियो फिर से कितना होगा, 1:3 CH3। अगर आपके पास 10 C2H6 है, अगर 10 पार्टिकल है सैंपल में, तो उसमें क्या होगा, आपका कार्बन होगा 20, H होगा कितना, 60। रेशियो फिर से कितना होगा, 1:3। यानी फिर से इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम आएगा। अगर आप लेते हो सैंपल 1 मोल का, 1 मोल C2H6 जो होता है, 1 मोल C2H6 का मोलर मास कितना होता है, वेट कितना होगा, 30 ग्राम होगा। कितना होगा, 30 ग्राम। इन 30 ग्राम क्या लिए हम लोग, C2H6 को लिए हैं। तो अगर 30 ग्राम का सैंपल होगा C2H6 का, तो 30 ग्राम का मतलब 1 मोल, 30 ग्राम मतलब 1 मोल। और 1 मोल में कार्बन का नंबर कितना होगा बच्चों लोग, तो कार्बन का नंबर होगा 2 मोल। तो कार्बन 2 मोल हो जाएगा, और H का मोल कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो फिर से मोल को अगर हम नंबर में चेंज कर देते हैं, तो 2 मोल का मतलब कितना होता है, 2Na। और 6 मोल का मतलब होगा 6Na। यहाँ पे Na होगा, इसको आप चेंज कर लेना, ये Na होगा, Na। ठीक है, अब अवोगाड्रो नंबर होगा यहाँ पे। तो फिर से रेशियो कितना आ रहा है, 1:3। यानी आपको सिंपली ये समझाया जा रहा है कि अगर हम सैंपल को चेंज भी करते जाएंगे, तो हर केस में जो एटम का नंबर का रेशियो होगा, एटम का मोल का रेशियो होगा, हमेशा फिक्स आएगा। और आपको क्या देगा, आपको इंपिरिकल रेशियो देके चला जाएगा, यानी रेशियो से आपको इंपिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। मैं लास्ट वन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना पे। लास्ट वाले में मैं क्या बता रहा था बच्चों आपको, लास्ट जो था कि आपके पास 1 मोल C2H6 होगा। अब ध्यान देना, C1 मोल C2H6 का मास कितना होगा, 30 ग्राम, क्योंकि कार्बन का मास होता है 12। तो 2 कार्बन मतलब 24, और प्लस 6 हाइड्रोजन मतलब 6, 30। तो 30 ग्राम ऑफ C2H6 आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं। तो 30 ग्राम C2H6 में आपका 1 मोल होगा C2H6 का, और 1 मोल C2H6 में कार्बन कितना होगा, तो C2H6 में एक में कार्बन 2 होता है, तो 1 मोल में कितना कार्बन होगा बच्चों लोग, 2 मोल होगा। ठीक है, और H का मोल क्या होगा, 6 मोल होगा। अब इस मोल को नंबर में चेंज कर लो, तो मोल को नंबर में कैसे चेंज करते हैं, तो इनटू अवोगाड्रो नंबर, तो ऊपर 2Na और नीचे क्या होगा, 6Na होगा। इसको Na कर लो। अब Na ने कैंसिल कर जाएगा, तो रेशियो फिर से कितना आएगा, 1:3। यानी फिर से रेशियो क्या आएगा, CH3 आ रहा है। तो यहां तक होपफुली कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। जस्ट आइए आपको पिछला वाला एग्जांपल को ही दोबारा रिपीट किया जा रहा है, जो मैं बता रहा था अभी आपको। अब इसी में सैंपल को फर्दर हम चेंज करेंगे। तो ध्यान देना, सेम सेम ही सैंपल को हम रिपीट कर रहे हैं अभी आपके लिए। हमारा पर्पस है कि कॉन्सेप्ट सेट करना चाहिए कि आपको अप्रोच क्या करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये आपका लास्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिर हम लोग चालू करने वाले न्यूमेरिकल्स। तो ये बस लास्ट स्लाइड है जहाँ पे मैं थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिकली थ्योरी नहीं, ये आपका मेथड रहेगा जो हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर सैंपल ऑफ इथेन को हम लेते हैं 10 मोल का, तो 10 मोल का अगर हम लेंगे सैंपल, तो 10 मोल का मतलब कितना ग्राम होगा, तो 1 मोल का मास होता 30, तो 10 मोल का होगा 300 ग्राम। तो सैंपल हम 300 ग्राम का भी लेंगे, उसका मतलब 10 मोल। 10 मोल का मतलब कार्बन कितना होगा, 20 मोल, और H कितना होगा, 60 मोल। अब इसका रेशियो लोगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 1:3। यहाँ पे 60 है, ये 60 रहेगा। ठीक है, तो फिर से रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3। अगर आपका सैंपल 0.1 मोल का होगा, यानी 3 ग्राम का सैंपल होगा, 3 ग्राम का सैंपल, 3 ग्राम का सैंपल मतलब 0.1 मोल। अब 0.1 मोल को लोगे, तो उसमें कार्बन कितना होगा, 0.2 मोल होगा, और H कितना होगा, 0.6 मोल होगा। फिर से रेशियो कितना आएगा, फिर से रेशियो 1:3 आएगा। अगर सैंपल लोगे 0.3 ग्राम का, तो 0.3 ग्राम का मतलब होगा 0.01 मोल, क्योंकि
आपका मोलर मास कितना होता है इथेन का? इथेन का मोलर मास होता है 30। मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल निकालने का सिंपल तरीका होता है गिवन वेट बाय मोलर मास। होपफुली आपको आता होगा कि मोल कैसे निकालते हैं। तो हम अगर वेट दिया हो 0.3 ग्राम, तो इसमें मोल कैसे निकाले बच्चे लोग? तो मोल निकालने के सिंपल 0.3 को डिवाइड किया हम लोग 30 से। तो 30 से मोलर मास डिवाइड करने पे मेरे को मिल जाएगा मोल। मोल कितना होगा? 0.01 मोल। यानी 0.3 ग्राम का मतलब 0.01 मोल, और इसका मतलब वेट कितना हो आपका? इसमें रेशियो देखोगे तो 0.01 मोल में कार्बन कितना होगा? तो कार्बन जो होगा ये हो जाएगा 0.02। पॉइंट यहाँ लगा दो, ये 0.02 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.06। पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर से देखना रेशियो कितना रहा, रेशियो फिर से 1:3 आएगा। रेशियो फिर से 1/3 आएगा। अगर सैंपल 300 ग्राम का हो तो भी क्या था, इसका मतलब 10 मोल। ये ऑलरेडी ऊपर में रिपीट कर चुका है, यहाँ पॉइंट पे सेम चीज रिपीट हो रहा है लास्ट पॉइंट पे। तो 10 मोल में कार्बन कितना होगा? 20 मोल। और एच कितना होगा? 60। तो रेशियो फिर से कितना हो रहा है? रेशियो फिर से 1:3 होगा। तो ये इस तो मैं ये पूरे एग्जाम्पल का मतलब ये है कि सैंपल का वेट कुछ भी हो, वॉट एवर द वेट ऑफ द सैंपल इज, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो ऑफ देयर एलिमेंट्स इज ऑलवेज सेम। आपका सैंपल का वेट से कोई मतलब नहीं है। हर केस में हमको सिंपली क्या करना है? एलिमेंट का मोल्स निकालना है। एलिमेंट्स का मोल का रेशियो जो होगा वही आपको इंपिरिकल रेशियो देगा। इसको दिमाग में सेट कर लो। यहां तक कोई इशू नहीं है। हम लोग मूव करते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। तो बच्चों लोग मूव करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स पे, तो ध्यान देंगे आप लोग। अब ध्यान देना। तो पहले तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ध्यान देना। इस क्वेश्चन में आपका सैंपल दिया हुआ है, और सैंपल में बोला हुआ है सैंपल में 5 मोल कार्बन है और एच का मोल 10 मोल है। और आपको मोलर मास दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको मोलिकुलर मास दिया हुआ है 42। एक कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक सैंपल है। सैंपल बना हुआ है किससे? सैंपल सी और एस से बना हुआ है। यानी सैंपल में कार्बन और हाइड्रोजन है। और बोला गया है कि सैंपल में जो कार्बन हाइड्रोजन उसमें कार्बन का मोल 5 मोल है और एच का मोल 10 मोल है। तो आपको पता करना है, इंपिरिकल फॉर्मूला पता करना है, और उसके बाद पता करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे फास्ट, जल्दी से। आपको सेम अप्रोच फॉलो करना है। क्वेश्चन बनेगा आपसे, आंसर चाहिए मुझे। थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। आप लोग लेक्चर कैसा हो रहा है आप लोग फीडबैक देते जाएंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस को रियलाइन करते हैं। थोड़ा सा इंपिरिकल फॉर्मूला आपका सही आ रहा है, कुछ लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत निकल रहा है। ध्यान देना, इंपिरिकल फॉर्मूला तो सही निकाल रहे हो सब लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब थोड़ा सा गलत हो रहा है कभी कहीं। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में सैंपल में आपके सामने कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर दिया हुआ है। तो आपको सिंपली क्या करना था ना, कार्बन का नंबर और एच का नंबर का रेशियो ले लो। कार्बन का नंबर कितना है? 5 मोल है। और एच का नंबर कितना था? 10 मोल था। रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2। यानी यही सिंपलेस्ट रेशियो है। और यही दे देगा आपको इंपिरिकल फॉर्मूला। तो क्या होगा? सी का एच 1 होगा, एच का 2 होगा। यानी आपका जो इंपिरिकल फॉर्मूला होने वाला है ये हो जाएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2। ठीक है। तो आपका इंपिरिकल फॉर्मूला होगा, चलो CH2 हो चुका है। बस मैं तो
आपका इंपीरियल फॉर्मूला गया, अब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो पहले आप क्या करोगे ना, आप कॉमन फैक्टर निकालो। मैं आपको बताया था ना कि इंपीरियल फॉर्मूला को हम अगर कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन एक ट्राई कर लो, उसके बाद क्लास को बाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन को ट्राई करना है, उसके बाद क्लास को बाइंड अप करेंगे। फिर इस पे कुछ और भी प्रॉब्लम्स है जो आपको अपने टीचर से आप मांग सकते हो अपने प्रैक्टिस करने के लिए। तो ध्यान देंगे बच्चों लोग। ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, अगर सॉल्यूशन किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा सॉल्यूशन को देख सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए, आपके इजी के लिए सॉल्यूशन भी मैंने लिख दिया है। अब ध्यान देना बच्चों लोग। आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, पहले इस क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग देखते हैं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन ये है ट्राई करने के लिए। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपके सामने लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ, ध्यान देना आप लोग। एक सैंपल है जिसमें कार्बन का वेट है 6 ग्राम, एच का वेट है 1 ग्राम और ओ का वेट है 8 ग्राम। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। और आपको मोलर मास दिया हुआ है, अननोन सैंपल का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम दिया हुआ है। तो सेम तरीके से आप क्या करोगे, पहले एटम का मोल निकालोगे, मोल का रेशियो निकालोगे, इससे आपका इंपिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो फटाफट इसका आंसर बताएंगे बच्चों लोग। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ बच्चों लोग। आपके पास एलिमेंट का वेट दिया हो सैंपल का, तो सिंपली क्या करना है आपको, चलो एलिमेंट का जो भी सैंपल का वेट है उसको मोल में चेंज कर दो, मोल का रेशियो ले लो। तो मोल का जो रेशियो होगा आपको इंपिरिकल रेशियो दे देगा, उससे आपको मिल जाएगा इंपिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इसलिए रेशियो आपको ध्यान से लेना है। रेशियो में गड़बड़ नहीं करना है, रेशियो को 3 एलिमेंट का रेशियो आपको लेना है। आपके पास सी भी है, एच भी है, ओ भी है। ठीक है, और आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ 60। बच्चों लोग फटाफट कोई भी एक सही आंसर मुझे चाहिए आप लोग से, और मैं जानता हूं आप लोग आंसर सही दे सकते हो। तो दिमाग लगाओ, एफर्ट दो। आपको इंपिरिकल फॉर्मूला पर बताना है। हाँ, करेक्ट, एक आंसर मेरे पास करेक्ट आ चुका है, 2 आंसर करेक्ट आ चुका है अपने पास। फट आप लोग मिस कर रहे हो। आप लोग सिंपली क्या करना है, मोल का रेशियो निकालना है बच्चों लोग। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस फंडामेंटली आपको समझ के क्वेश्चन को टैकल करना है। मेरे पास अभी तक एक आंसर करेक्ट आया है, बाकी में हल्का हल्का मिसिंग है। कहीं कहीं हल्का हल्का मिस करो आप लोग। तो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने, देखते हैं कहाँ मिस हो रहा है आप लोगों से। Recording stopped. Recording in progress. हम लोग का डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं इसे दोबारा रिकनेक्ट कर चुका हूँ।
ठीक है, इसे मैं आपके सामने दोबारा सॉल्व करते हैं। ध्यान ना, बच्चों इस सॉल्यूशन को देखो, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के बाद। तो ध्यान ना, आपके क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था? आपके क्वेश्चन में आपके सैंपल का एलिमेंट पता था, सी, एच और ओ था, उनका वेट दिया हुआ है। तो वेट कैसे है? तो एक का वेट 6 ग्राम है, 1 ग्राम है, 8 ग्राम है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उस सैंपल का जो भी एलिमेंट उसका मोल निकाल लेना। मोल कैसे निकलेगा? डिवाइडेड बाय मोलर मास। कार्बन का मोलर मास कितना होता है बच्चों? 12 ग्राम। तो कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इस 6 ग्राम को डिवाइड करेंगे 12 से, तो इसका मोल कितना हो जाएगा? हाफ आ जाएगा। एच का मोल मास कितना होता है? चलो 1 होता है, तो यहाँ पे मोल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओ का मोल मास कितना होता है? 8 होता है, तो उसका मोल कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब इसका रेशियो लेना है, तो हाफ 1 और हाफ का रेशियो लोगे तो बेसिकली क्या है आपका? रेशियो हो जाएगा 1:2:1। यानी इम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों लोग? तो उसमें कार्बन एक होगा, H2 होगा और O एक होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग बच्चों लोग। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आप लोग यहीं पे गड़बड़ कर रहे थे, देखो कहाँ पे आप लोग से गलती हो रही थी। यहां तक कोई इश्यू है तो पूछेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनना आप लोग जिसको भी इश्यू हो रहा है। ध्यान ना, आपके सैंपल में जो भी एलिमेंट था, कार्बन, एच और ओ, उसका वेट दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में। तो वेट यहाँ दिया हुआ 6 ग्राम, 1 ग्राम, 8 ग्राम। ठीक। अब इस वेट को हम लोग क्या करेंगे, मोल में चेंज करेंगे। तो मोल का टेबल यहाँ पे लिया हुआ है। तो 6 ग्राम को मोल में कैसे चेंज करते हैं? तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है बच्चों? 12 ग्राम। तो मोल कितना होगा? तो 6/12 कितना होगा बच्चों लोग? 1/2 हो जाएगा। एच का मोलर मास कितना होता है बच्चों लोग? 1 ग्राम। तो इसका मोल क्या हो जाएगा? इसका मोल हो जाएगा 1/1, यानी 1 मोल हो जाएगा। ठीक है। और इसका मोल कितना बच्चों लोग? तो इसका इसका मोल, चूंकि ओ का मोलर मास होता है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम 8 में डिवाइड करो 16 से, तो क्या होगा? ये हो जाएगा हाफ मोल। यानी मोल आपको मिल चुका है हाफ, 1 एंड हाफ। तो सिंपली इसको आपको रेशियो लेना है। तो सिंपली क्या करो ना, सारे को हाफ से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो। यानी आपका इम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन एक होगा, H2 होगा और O1 होगा। तो ये था आपका इम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इम्पिरिकल मास कितना होगा? इम्पिरिकल मास क्या होगा? कार्बन का मास 12, एच का मास 2 और ओ का मास 16। इम्पिरिकल मास हो जाएगा, सारे को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 30। और क्वेश्चन में क्या था? आपका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ था बच्चों लोग? 60 दिया हुआ था। तो 60 अगर मॉलिक्यूलर मास होगा और इम्पिरिकल मास कितना? 30 निकला। तो हमारा अगला स्टेप क्या होता है? हमको निकालना होता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर ए कैसे निकलेगा? तो ए निकलेगा मोलर मास बाय इम्पिरिकल मास, यानी इसका होगा 2। तो आपका कॉमन फैक्टर 2 निकला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा? इम्पिरिकल फॉर्मूला को हम कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। इम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? C2H4O2 आएगा। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बच्चों लोग। नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन और इसमें बचा हो, उसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग वो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चों लोग, आपको जो भी इशू रहेगा आप डायरेक्टली हमारे सपोर्ट के लिए चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। आज का क्लास कैसा लगा उसे फीडबैक दे दीजिए आप लोग। ठीक है, आपका फीडबैक के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास को फिर से उसके अकॉर्डिंग और बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। साउंड क्वालिटी कैसा था, टीचिंग क्वालिटी कैसा था, कंटेंट कवरेज कैसा था, और प्लस आपको इंप्रूवमेंट इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है। अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग और भी
बेटर तरीके से कंटेंट में भी हम क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, जो भी नीट में क्वेश्चन आया हो इस टॉपिक से, उस टॉपिक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि इस क्लास को करने के बाद आप नीट लेवल का जो है क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो। तो बच्चे लोग, आपका सारा क्लासेस होगा। कुछ लोगों का क्यूरी है कि केमिस्ट्री सिर्फ होगा, नहीं, आपका फिजिक्स भी होगा, मैथ्स, बायोलॉजी भी होगा। बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी का अलग अलग सर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो आपका जो नीट फुल फ्लो कोचिंग आपको मिलने वाली है। तो मैं उड़ीसा गवर्नमेंट का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया आप लोग के लिए, और जो बेस्ट मेंटर हो सकते हैं पूरे उड़ीसा में, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको अब देखना है और हम लोग को देखना है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग कैसे कैपिटलाइज करते हैं, और आप लोग के गोल में के पाने के प्रोसेस में हम लोग कितने अच्छे से आपको हेल्प कर पाएंगे, वो हमारा एक क्या होगा, सौभाग्य रहेगा। तो चलो, अपने एंड से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ इस मीटिंग को, और जो भी इशू होगा उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का टॉपिक जल्दी स्टार्ट होगा आप लोग का। ठीक है, ओके बच्चों लोग, थैंक यू। आप लोग मीटिंग का जो रिकॉर्डिंग होगा अपने मेंटर्स से आप मांग सकते हो, स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे जहां, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, वहां से मिल जाएगा। Record.